आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। कुछ कुछ हवाएं आपको इस समय नज़र आ रही होंगी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को लेकर। एक बड़ी वैकेंसी ज़रूर है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इलेक्शन से पहले इनका एग्ज़ाम हो जाए या इलेक्शन के बाद देखने को मिले। खैर, तैयारी करने वाले को सिर्फ मतलब होता है तो सिर्फ सिलेबस ही होता है। तो इसका क्या सिलेबस है, वर्तमान जो नया सिलेबस है, और निश्चित तौर पे आने वाला जो सिलेबस है इसमें कोई चेंजेस आपको मेरे ख्याल से नहीं देखने को मिलेंगे। तो वही सिलेबस रहेगा और उस सिलेबस में क्या क्या पॉइंट हैं, किन चीज़ों पे हमें कमांड अच्छे से करनी चाहिए। और ये वीडियो स्पेशली जो खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। बाकी कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन से टॉपिक सिलेबस में है कि नहीं है। तो वो सब के अलग अलग अपने अपने नज़रिए हैं। अपने अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सिलेबस में आते हैं चीज़ें सबसे पहले। और ये वीडियो स्पेशली जो फ्रेशर बच्चे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खास तौर पे ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो मैं उनको बता दूं, जो पहला पेपर है वो आपका 75 प्रश्नों का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे। अंकों की बात करें तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 150 अंक, 150 अंकों का पेपर होगा पहला पेपर। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, समय इसमें रहेगा 1.5 घंटे का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको 40% मिनिमम अंक लेके आने ज़रूरी हैं। यदि आप 150 का 40% निकालते हो तो वो आपके पास आता है 60 नंबर, 60 अंक, यानी आपके 30 क्वेश्चन, 75 में से 30 क्वेश्चन अंक आपको कम से कम लाने ज़रूरी हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये तो ये आपकी बेसिक बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब इसका जो मोटा मोटी पैटर्न है पहले वो समझ लेते हैं, और ये भी समझेंगे कि हम कौन सी चीज़ों को पहले करें। सबसे पहले मैं नीचे की तरफ चलूँगा। यहाँ ये वाला पोर्शन देखिए, इसमें आपके एजुकेशन मैनेजमेंट का पोर्शन है, एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ राजस्थान और आरटी एक्ट 2009। सबसे आसान है और पूरा का पूरा जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है कहीं से भी उलझा हुआ नहीं है। मतलब एक एक पॉइंट को डिफाइन कर रखा है कि आपको इतना ही पढ़ना है, यही पढ़ना है, इसमें से ही प्रश्न आएगा। और बाहर से तो कोई प्रश्न आ गया तो वो फिर किसी से भी नहीं होगा, ये भी मान के चलिए। तो अपने तो जो सिलेबस में पॉइंट है उनको ज़्यादा फोकस करना है। तो मेरी नज़र में सबसे ईजी पोर्शन आपका ये रहेगा, क्योंकि इसमें आप 15 में से 15 लेके आ सकते हो। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 15 क्वेश्चन का मैटर आप आराम से सेल्फ स्टडी से, और इनके हज़ारों वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, एक एक पॉइंट आप देखेंगे, मैं नीचे आपको सिलेबस बताऊंगा एक एक पॉइंट इसका, तो आराम से आप इनके नोट्स बना के अच्छे से तैयार कर सकते हो। ये ईजी पोर्शन है, ये आपका आराम से कर लेंगे। एक पोर्शन में इसकी तरफ चलूँगा, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है और जियोग्राफी ऑफ राजस्थान है, और इसके आपके 15 क्वेश्चन है। मैं यही कहूँगा कि ये पोर्शन भी आपका ईजी है, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी जो है कईयों के लिए नहीं हो सकती है जिन्होंने राजस्थान का पढ़ा है केवल, लेकिन आसान है। जैसे संसद है, इसमें आपकी आपका प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है ना, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं जब आप शुरुआत कर देते हैं, तो आराम से हो जाएगा। और जनरल साइंस की बात करें, देखो 10वीं तक आपने सब ने जनरल साइंस पढ़ी है, और वही आपको दोबारा से एक बार देखना है, क्योंकि देखो 15 क्वेश्चन है, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं वो हम ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ से भी 15 क्वेश्चन आपको खींचने चाहिए, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद करंट अफेयर, तो ये ग्रेड 3 में भी आपने पढ़ा है, 10 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं, और इसमें आप क्या पढ़ेंगे वो नीचे डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिएगा, इस दूसरे पोर्शन को एक बार के लिए मैं रिमूव करता हूँ। पहले वाला पोर्शन ये ईजी है, इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री स्पेशल एम्फेसाइज किया है आपको, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसमें आपके 15 क्वेश्चन है। तो ये भी आप आराम से तैयार कर सकते हो। राजस्थान हिस्ट्री में कहीं जोड़ आएगा नहीं, और जो भारत की हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1-2 बार आप वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो एक बार नोट्स बन गए, ये मान लो आपके क्लियर है, क्योंकि ज़्यादा जोर आता नहीं इसमें, प्रश्न भी इतना डीप नहीं जाता, लेकिन तैयारी तो डीप करनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके 5, 10 और 15, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, यानी आपका हो गया 55 क्वेश्चन। 55 प्रश्न, 75 में से 55 प्रश्न ऑलरेडी आपके मतलब कवर में भी हैं, और आप अच्छे से तैयारी करेंगे इनकी, तो इनमें से आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम है। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं और प्लस करना चाहूँगा। जैसे ये दूसरा पोर्शन है, इसमें आपके देखो एक तो मेंटल एबिलिटी है, मतलब 4 पोर्शन इसमें डाल रखे हैं। एक मैथमेटिक्स है, 2 लैंग्वेज है, इसमें हिंदी भी है और इंग्लिश है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं, 5-5 क्वेश्चन इन सब में से आएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आप मैथ से नहीं हैं, कभी वास्ता नहीं रहा है, बहुत पहले छोड़ दिए हैं, और इंग्लिश में भी ऐसी स्थिति है, हालांकि जो पोर्शन दे रखा है मेरी नज़र में तो बहुत आसान है, लेकिन हम इन 2 को रिमूव कर देते हैं, फिर भी यहाँ से आप 10 क्वेश्चन और ले सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग आप पढ़ेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगी, और इसी के साथ ही आपकी जो हिंदी है वो भी आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन आप यहाँ खींचेंगे तो 65 प्रश्न एक प्रकार से तैयारी करने वाले हैं, बेस्ट तैयारी करने वाले हैं। आप
मैथ्स को हाथ ही ना लगाओ और आप इंग्लिश को हाथ ही ना लगाओ। बाकी दोनों हैं इजी, मेंसुरेशन दे रखा है इसमें। इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 65 प्रश्न आपके तैयारी करने वाले हैं। सेल्फ स्टडी भी करके आप एक एक पॉइंट को आराम से डेली आज से आप लगन करके तैयारी करते हैं तो आप आराम से 55+, मैं ये कहूँगा कि 55+ आप आराम से स्कोर इजीली वे में कर पाएंगे। अब हम एक एक पॉइंट पे जो सिलेबस दे रखा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे जो पहला पोर्शन है वो आपका हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है। इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और आपकी इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें आपको एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, स्पेशल जोर जो देना है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे देना है। अब इसमें कौन कौन सा सिलेबस है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, इसमें मैं मोटा मोटी बताऊँ तो आपको गुप्त और मुगल काल का जो पीरियड है, समय है, गुप्त और मुगल काल का जो समय है उसमें आपको लिटरेचर यानी साहित्य है, आर्ट कला वाला पोर्शन है, स्थापत्य कला है, वो आपको देखनी है। मतलब इंडियन हिस्ट्री में गुप्त और मुगल काल का जो टाइम पीरियड है उसमें साहित्य कला, स्थापत्य कला वहाँ की क्या थी, कैसी रही, वो आपको जानकारी लेनी है। तो ये पोर्शन आपका पहला पॉइंट यहाँ क्लियर है। इसके बाद देखो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का जो स्ट्रगल है वो आपको पढ़ना है। और इसके बाद देखो एक मिनट, प्रोमिनेंट लीडर ऑफ नेशनल मूवमेंट यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें जो मुख्य लीडर हैं उनकी क्या भूमिका है, और इसमें आपके पॉइंट डाल के हैं जैसे वीर सावरकर, मैंने शॉर्ट में यहाँ भी लिखा है वीर सावरकर का क्या योगदान रहा वो आपको पढ़ना है। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जो बातें इंपॉर्टेंट है मोस्टली वो आपको पढ़नी है। इसके बाद लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, विपिन पाल चंद्र है, तो वो आपको तीनों ही पढ़ने हैं, लाल बाल और पाल, इन तीनों का जो व्यक्तित्व है वो आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही वो आपको पढ़ना है। चंद्रशेखर आज़ाद है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपको पढ़ना है। भगत सिंह है, तो इसके बाद सुखदेव है, रास बिहारी बोस है, सुभाष चंद्र बोस है, ये आपको महत्वपूर्ण यहाँ पे इन्होंने डाले हैं। मतलब वीर सावरकर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, लाल बहादुर शास्त्री है, सुभाष चंद्र बोस है, सुखदेव है, आपका भगत सिंह है, रास बिहारी बोस है। मतलब एक टारगेट लेंगे ना कि रोज़ हमें एक एक पॉइंट को तो क्लियर करना ही है, चाहे पूरा दिन लग जाए। सावरकर को पढ़ना है तो अच्छे से जो एनसीईआरटी में डाल रखा है यदि है, किताबों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि किस तरह से हम इनको कवर कर सकते हैं, तो टारगेट तो इनको लेना पड़ेगा आपको। इसके बाद सोशल एंड रिलीजियस, इसमें आपके देखो राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है और विवेकानंद है, तीन इनके बारे में आपको पढ़ना है। विवेकानंद जी, स्वामी राजा राम मोहन राय और आपका दयानंद सरस्वती, ये आपको रिलीजियस जो है सोशल है इनमें आपको पढ़ना है। यहाँ तक आपकी इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, और भी है आगे। इसका जो अगला पार्ट है इसमें हम देखेंगे नेशनल मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके संदर्भ में आपको महात्मा गांधी को देखना है, उनका योगदान क्या रहा। कहने का मतलब गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड ग्रेड का जो पहले पेपर हुआ करता था उसमें भी गांधी जी के बारे में योगदान था, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद देखो जवाहरलाल नेहरू जी, तो नेहरू जी का योगदान आपको पढ़ना है। वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद मौलाना आज़ाद, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, तो वो आपको पढ़ना है। ये आपका यहाँ तक जो पोर्शन है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद देखो आगे एंशिएंट कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, यानी जो राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति है, इसमें आपको कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, मोस्टली आपको चार ही देखनी है क्योंकि सिलेबस में चार ही मेंशन कर रखे हैं। क्वेश्चन तो इन्हीं से आएगा, पढ़ने को आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके राजस्थान के संदर्भ में, और ग्रेड 3 में भी था, ये सेकंड ग्रेड में भी था, तो आपको ईजी लगेगा ये। इसके बाद ये जो पोर्शन है ये नीचे वाला है, हम राजस्थान पे आ गए हैं। इंडियन हिस्ट्री का ऊपर मैंने बता दिया सारा कुछ। ये जो पूरा पार्ट है वो सेकंड ग्रेड का एज इट इज सेम टू सेम है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 से 18वीं शताब्दी के बीच का जो पीरियड काल है, और उसमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुजर प्रतिहार, एक तो आपको गुजर प्रतिहार है, प्रतिहारों का पितरनता कौन है ना, मूल पुरुष कौन है, वत्सराज, ये सारी चीज़ें। और ये टॉपिक मैंने अच्छे से यूट्यूब पे करवा रखा है। डेफिनेट मैं कह सकता हूँ, भरोसे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अजमेर के चौहान मैंने ऑलरेडी करा रखा है, और अजमेर के चौहान ही आपको पढ़ने हैं। रिलेशन विथ दिल्ली सल्तनत, एज इट इज सेकेंड ग्रेड का है, यानी दिल्ली सल्तनत के साथ क्या रिलेशन रहे, किस किस की बात कर रहा है, मेवाड़। इसके बाद रणथंबोर और जालोर, एज इट इज वही है, मैंने यूट्यूब पे आपको करवा रखा है। यानी एक प्रकार से जो दिल्ली सल्तनत के साथ इनका क्या संबंध रहा है, तो वो साके वगैरह वो आपको अच्छे से यहाँ पढ़ने हैं। इसके बाद राजस्थान एंड मुगल्स, इसमें आपको राजस्थान और मुगल के बारे में देखना है, जैसे राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और राज सिंह ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के आपको सिर्फ राज सिंह के बारे में पढ़ना, पूरा मेवाड़ नहीं पढ़ना है,
मेवाड़ के जो राज सिंह है, राजसमंद झील है, जो शहर है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राज सिंह का मैंने शायद आपको करवाया भी है। तो इतना ही आपको राजस्थान की हिस्ट्री में से पढ़ना है, बहुत सिलेक्टेड है। मतलब ये मान लो कि 3 दिन का मैटर है और रिवीजन करें तो आप 2 घंटे का मैटर है। आगे देखिए, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। इसमें आपको 1857 की क्रांति पढ़ी आपने। पॉलिटिकल अवेकनिंग यानी एक प्रकार से जो राजनीतिक जन जागृति है वो आपको यहाँ पढ़नी है। इस टॉपिक को आप इग्नोर भी करें तो कर सकते हैं, और पढ़ना चाहें तो ये इसी से मिलता जुलता पार्ट है, सेकंड ग्रेड में भी था। इसके साथ प्रजामंडल, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत अच्छा पार्ट है। इसके बाद देखो किसान और ट्राइबल मूवमेंट्स यानी जो जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, वो आपको यहाँ पूरे पढ़ने हैं। और इसके लिए मैं सजेशन करूँगा 9th और 10th की जो आपकी RBSC की बुक है, वर्तमान में जो चल रही है, दी बेस्ट बुक है मेरे ख्याल से। तो उनसे बाहर क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। बाकी आप हरिमोहन सक्सेना जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, हिस्ट्री की, भूगोल की आती है हरिमोहन सक्सेना की तो, लेकिन हिस्ट्री की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं वो भी आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं इन टॉपिकों के लिए। इसके बाद देखो राजस्थान का एकीकरण, ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है राजस्थान की। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले भी ग्रेड 3 में भी पढ़ी हैं और यहाँ आपको ईजी रहेंगे। इसके बाद देखो फर्स्ट ग्रेड का हम सिलेबस जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ हम बात कर रहे हैं अब सोसाइटी एंड रिलीजियस, जो आपकी कल्चर वाला पार्ट है, उसमें आपको क्या क्या देखना है। इसमें आपको लोक देवता और देवियाँ, लोक देवता और देवियाँ भी पढ़नी है, ये ध्यान रखना। संत ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो संत हैं वो आपको सारे पढ़ने हैं। इसके बाद देखो टेम्पल्स, मंदिर, फोर्ट, किले, पैलेस, स्थान वगैरह, महल वगैरह। पेंटिंग्स, जो चित्रकला वाला पार्ट है, विभिन्न स्कूल हैं, मेवाड़ स्कूल, ढूंढान स्कूल, ये सारी चीज़ें। और इसके लिए भी मैं सजेशन करूँगा 9th और जो 10th की RBSC की बुक हैं, बहुत अच्छा मैटर है, बहुत सारी चीज़ें इनमें हैं। और इसके अलावा आप दिशा की जो प्रीवियस ईयर की बुकलेट भी आप हल कर लेंगे तो मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। इसके बाद देखो कस्टम्स यानी आभूषण वगैरह, ये मेले और त्यौहार हो गए यहाँ पे, और ड्रेसेस या आपकी वेशभूषा वगैरह होगी। लोक नृत्य, लोकनाट्य और लोक नृत्य ये हो गए। लैंग्वेज वाला पार्ट हो गया, लिटरेचर यानी साहित्य वाला, भाषा साहित्य जो ग्रेड 3 में नया जुड़ा था वो सेम एज इट है। मतलब कला संस्कृति तो है लगभग सेम सी रहती है सब में। तो इसमें ये इतने टॉपिक हैं, आप अच्छे से एक एक पॉइंट को लेके तैयारी कर सकते हो। इसके बाद देखो ये आपकी है मेंटल एबिलिटी, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, जिसको हम सबसे ईजी पोर्शन कहते हैं वैसे। तो इसमें भी आसान चीज़ें हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, जैसे एनालॉजी है, सादृश्यता परीक्षण वगैरह है, सीरीज का क्वेश्चन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ जाए, ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंधी जो है रिलेशन संबंधी, लॉजिकल वेन आरेख है ना, तार्किक जो वेन आरेख संबंधित है, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट हो गए, है ना। इसके साथ ही आपका नंबर रैंकिंग हो गया, टाइम सीक्वेंस टेस्ट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, गणितीय संक्रिय वगैरह, अर्थमेटिकल रीजनिंग होगी, तार्किक संबंधी, डाटा से संबंधित प्रश्न आ गई, डाटा सफिशिएंसी, क्यूबिक एंड डाइस पासा वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके रीजनिंग के अंदर आ जाएंगी। स्टैटिक्स की बात करें, देखो इनका लेवल देर का है, सेकेंडरी लेवल, केवल 10th बेस तक ही क्वेश्चन आएगा। और आज तक के जितने भी पेपर हुए फर्स्ट ईयर में, मुझे तो नहीं लगा कि कोई प्रश्न बहुत डीप में आया है। तो अच्छे से, लेकिन तैयार अच्छे से होना चाहिए भाई। कोई टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं तो जड़ तक तो हमें पहुंचना ही होगा। इसमें ये स्टैटिक्स का पार्ट है, जिसमें आपके कलेक्शन ऑफ डाटा, जो डाटा है उसका संग्रह किस प्रकार से, ये आप 10th की जो मैथ्स है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को प्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, उसका ग्राफी निरूपण वो किस तरह से होता है, मेज़र आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मोड, मीडियम है, बहुलक, माध्य, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, यानी स्टैटिक्स वाला पार्ट। और मेरे ख्याल से तो बहुत आसान है, सबसे ईजी पोर्शन यही है। इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो है आपका मैथ्स का। और मैथ्स में मैं आपको यह कहूँगा कि ये जो पोर्शन दे रखा है पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम ये आपका मजबूत है, जिसमें आपके प्राकृत संख्या हो गई, रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अप्रिमेय संख्या हो गई, है ना, रियल नंबर, वास्तविक संख्या हो गई, इन पर आधारित संक्रिया हो गई वगैरह वगैरह, है ना। ये सारी चीज़ें आपको, मतलब नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आपको करना ही है मैथ्स, अगर आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं। इसमें आपके डिवीजन एल्गोरिथम यानी विभाजन एल्गोरिथम विधि हो गई, है ना। इसके साथ ही एलिजेब्रा का उस पार्ट दे रखा है, जिसमें आपको दो चरों की जो रैखिक समीकरण वगैरह वगैरह है, ये आपकी मैथ्स का पोर्शन है। मैं कहूँगा ईजी है, और नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा का कुछ पार्ट आपका मजबूत है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और इसके लिए मैं 10th और आपकी 9th, ये दोनों की जो मैथ्स बुक है कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर जाएगा नहीं। इसके बाद देखो मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में सब में समान ही रहता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, घनाभ और जो घन है उनका क्षेत्रफल, राइट सर्कुलर सिलेंडर आपका बेलन वगैरह हो गया, कॉइन शंकु वगैरह हो गया, स्पेयर गोला हो गया,
गोला, शंकु, घन, घनाभ, इन सब के क्या करने हैं आपको सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ तो देखो सीधा सिंपल आपको सूत्र याद है ना, और थोड़ा सा आपको अप्लाई करना आता है तो क्वेश्चन आराम से निकल जाता है। वॉल्यूम आयतन भी निकालना है, क्यूबॉइड इसमें घनाभ हो गया, सिलेंडर हो गया, इसमें आपका शंकु हो गया, गोला हो गया, है ना। इन सब के जो है वो आपको कहने का मतलब क्षेत्रफल भी निकालना है और इसके साथ आपको आयतन भी निकालना है। और ज़्यादा नहीं है, इसमें घनाभ हो गया, घन हो गया, सिलेंडर हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, और ये चीज़ें हैं इसमें। और लास्ट में एक और भी लिख रखा है, कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनदर, मतलब ठोसों का एक दूसरे रूप में निरूपण, है ना। वो सारी चीज़ें जैसे आप घनाभ से घन से आप घनाभ में जा रहे हैं, है ना, कन्वर्ट वाली चीज़ें हैं। गोले से आप दूसरी रूप दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपका ये पोर्शन हो जाएगा। और इसके लिए मैं कहूँगा 10th की जो मैथ्स है दी बेस्ट है, 9th की मैथ्स वो भी अच्छे क्वेश्चन से भरी हुई है। ये आपका मैथ्स में मेंस्ट्रुएशन का पार्ट। इसके बाद देखो ये 5 क्वेश्चन का आपका हिंदी का मटेरियल है, जिसमें आपको संधि, संधि विच्छेद, इसके लिए बेस्ट बुक आप सब लोग जानते हैं 9 से 12 की जो नवीन हिंदी व्याकरण आती है, उससे आपत्ति भी लगती है, और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए उतना सफिशिएंट है। किताब देखो ये तो आपको पता ही लग जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा कि वास्तव में किताब क्या है, चीज़ है। तो इसमें आपको संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनिकार्थक, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और कुछ जो पारिभाषिक शब्दावली है वो आपको पढ़नी है। और इनके समानार्थक हिंदी शब्द, केवल जो प्रशासनिक शब्द है, जैसे रिट में एरिया वाले में आपत्ति दर्ज की गई है, तो इस तरह के आपको प्रशासनिक जो शब्द हैं इनकी शब्दावली वगैरह है वो आपको आनी चाहिए। हिंदी का पोर्शन ईजी है, कर सकते हैं आप कवर। इसके बाद देखो 5 नंबर का ये जो इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें भी आपको पता होना चाहिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें आपके टेंसेज रहेंगे, सीक्वेंसेज ऑफ टेंस, मतलब टेंस का पार्ट है, टेंस अच्छे से आने चाहिए, नॉर्मल वाले टेंस नहीं हुए, सारी चीज़ें होंगी इसमें। टेंस पढ़ रहे हैं, बच्चों वाले टेंस याद नहीं करने, अच्छे से कवर करना है। तो इसमें आपके वॉइस हो गए, जिसमें एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव कैसे क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद नरेशन वाला पार्ट है, इसमें आपके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ये वाला पोर्शन। यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग आपको अच्छे से आना चाहिए, डिटरमिनर। इसी प्रकार से यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये बहुत अच्छे से करना होगा, वरना इसमें से क्वेश्चन गलत होता है। अच्छा पोर्शन है ये। इसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत इजी पोर्शन है, यूट्यूब पे मैंने करवा रखा है, इजी पोर्शन है, आप 1-2 बार देखेंगे। और इसके साथ आप लूसेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी निकाल लेंगे, तो इसके जो रूल हैं वो मेरे ख्याल से अच्छे से रूल आपको याद हो जाएंगे। डिग्री, एडजेक्टिव, जो डिग्रीज़ हैं आपकी, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। कनेक्टिव, जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो आपको पढ़ना है। इसके साथ ही कुछ ग्लोसरी हैं, ऑफिशियल टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो आपको, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, काम में आने वाले, रोज़ काम में आने वाले, तो वो आपको पढ़ने हैं यहाँ। एंटोनम और सिनोनिम, ये पोर्शन ईजी नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे, लेकिन इनमें भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं तो काम निकल जाता है। मैं ये कहूँगा इसको आप इग्नोर ही रखें, क्योंकि इतने याद करेंगे और आई या ना आई वो भरोसे वाली बात नहीं है। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स, जो आपके उपसर्ग और प्रत्यय का पार्ट है वो यहाँ है। और लास्ट है आपका वर्ड ऑफन कन्फ्यूज्ड, जो वर्ड हैं वो यहाँ पे डाले गए हैं। इसके बाद इसका जो थर्ड पोर्शन है वो है आपका करंट अफेयर। और करंट अफेयर आपका इसमें आपका राजस्थान का भी है और इसमें आपका इंडिया का भी है, ये ध्यान रखिएगा भाई। इंडिया का भी करंट आएगा इसमें, राजस्थान का करंट भी है। इंडिया एंड राजस्थान, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 2011 वाली, और इसमें मोटा मोटी इसमें देखना कुछ भी नहीं है, मतलब करंट में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें स्पोर्ट्स का भी है, खेलकूद वगैरह भी है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह है, तो ये इसमें तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इसके लिए आप सुजस सार डेली पढ़ सकते हैं, क्रोनोलॉजी जो मंथली आती है वो आप पढ़ सकते हैं, और इसके बाद वार्षिक अंक मुम्मल से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, 10 क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखो अगला जो पोर्शन है वो है आपका जनरल साइंस का। पहले बुक की बात कर लें तो 6 to 10 NCERT, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और यदि किसी के पास इनकी जो NCERT की पासबुक आती है, यदि वो है और प्रीवियस ईयर क्या उनके पीछे के क्वेश्चन भी आप निकाल लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आराम से जनरल साइंस के जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से कवर कर पाएंगे। इसमें मोटा मोटी आपके 10 टॉपिक हैं जनरल साइंस में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और जो परमाणु वाला पोर्शन है। केमिकल रिएक्शन, यानी जो रासायनिक रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण है, इक्वेशन समीकरण भी 10वीं में आई, बहुत अच्छे से दे रखा है। कार्बन वाला पोर्शन कक्षा 10 में है, बहुत अच्छे से डाल रखा है कार्बन वाला और इनके यौगिक वगैरह। इसके बाद देखो फोर्स और लो, यानी गति के नियम वगैरह। वर्क एनर्जी वाला, कार्य ऊर्जा वाला पार्ट दे रखा है। टिश्यू उत्तक कक्षा 10 में डाल रखा है, वो भी आपको करना है। नियंत्रण और समन्वय वाला पोर्शन दे रखा है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी आनुवांशिकता और जैव विकास, कक्षा 10 में ये पॉइंट है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आपके प्राकृतिक संसाधन वगैरह आ गए। और
पर्यावरणीय संरक्षण हो गए, इसमें बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता वाला पार्ट है, सतत विकास। तो कहने का मतलब है 10वीं की जो विज्ञान की किताब है, 9th की जो विज्ञान की किताब है, या मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि 6ठी से 10वीं तक ये जो टॉपिक दे रखे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो, कवर करना, आपका मन ये है कि मुझे कवर करनी है, तब तो देखो इस तरीके से करो कि 6 से 10 तक की किताबों में ये जो टॉपिक दे रखे हैं, 10 टॉपिक दे रखे हैं, उनको अच्छे से आप कवर कर सकते हो। और इसके साथ ही इन टॉपिक से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन आप निकालें बस। इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो है इंडियन पॉलिटी, राजनीति। और इसमें आपको क्या दे रखा है, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान वाला पोर्शन है उसकी विशेषताएं वगैरह वगैरह कैसे बना है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। एग्जीक्यूटिव, इसमें आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों आ जाएंगे। इनका जो संगठन वगैरह है, किस प्रकार से गठन हुआ, कब हुआ, क्या चीज़ें इसके अंदर, ये सारी आ जाएंगी। थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस इलेक्शन, जो निर्वाचन है, चुनाव है, इससे संबंधित भारत का। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो राष्ट्रपति है, इलेक्शंस, उनका चुनाव किस प्रकार से होता है, इमरजेंसी है ना, पावर, क्या क्या शक्तियाँ वगैरह हैं, क्या क्या उनके पास पावर हैं, ये आपको राष्ट्रपति कहने का मतलब जो राष्ट्रपति वाला पोर्शन है पूरा अच्छे से आपको कवर करना है। और इसमें भी राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ वगैरह हैं, है ना, कब कब इमरजेंसीज हैं, वो आप अच्छे से आपको तैयार करना है। कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पावर्स, कैबिनेट का पोर्शन आपको तैयार करना है, और प्रधानमंत्री और उनके जो पावर्स हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, वो आपको पढ़नी है। पार्लियामेंट, जो संसद है, स्पीकर एंड हिज फंक्शंस, पार्लियामेंट यानी संसद वाला पोर्शन आपको अच्छे से तैयार करना है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, है ना, स्पीकर वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और लास्ट पोर्शन जो है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपको अच्छे से यहाँ पढ़ना है, उसका संगठन वगैरह है, उसकी शक्तियाँ वगैरह है। और एक पोर्शन इसमें कमीशन भी डाल रखा है, कमीशन एंड बोर्ड, और ये आपको नेशनल लेवल तक, राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आपके कमीशंस बने हैं, आयोग बने हैं, बोर्ड वगैरह है, तो उनके आपके गठन वगैरह, कोई इनका अध्यक्ष वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कहने का मतलब ये जो पोर्शन है वो आपका इंडियन पॉलिटी का है, जिसमें आप किसी भी गाइड से तैयार कर सकते हैं, या ऑथेंटिक के साथ जाएंगे तो आप एम लक्ष्मीकांत, ये किसी ने गाइड बताई है, तो ये अच्छी है, कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपका पोर्शन आता है जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जियोग्राफी में कौन कौन से पोर्शन है। बहुत आसान है, और इसके लिए बुक वो तो रहेगी, जो आरबीएससी की किताबें चल रही हैं एनसीईआरटी की, वो तो रहेंगी। और इसके साथ हिंदी ग्रंथ अकादमी की हरिमोहन सक्सेना की जो बुक आती है, दी बेस्ट बुक है, आपत्तियाँ लगती हैं उस पर, तो वो आप कवर कर सकते हैं। इसमें आपके लोकेशन हो गए, शेप वगैरह हो गए, साइज हो गए, फिजिकल फीचर्स हो गए, मतलब स्थिति विस्तार हो गया, भौतिक प्रदेश हो गया, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, है ना, ये सारी चीज़ें, आकृति वगैरह। ड्रेनेज यानी अपवा प्रणाली, नदियाँ वगैरह। क्लाइमेट यानी आपका जलवायु का जो पोर्शन है, राजस्थान की जो जलवायु है, कोपेन ने किस तरह से बांटा है, थॉर्नवेट ने किस तरह से बांटा है ना, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। डेमोग्राफी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसमें आपका जनसंख्यिकी से रिलेटेड आपको थोड़ा पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर, कृषि का पोर्शन आपको राजस्थान की ज्योग्राफी में देखना है। पशुधन होगा, मिनरल्स, उद्योग वाला पोर्शन देखना है। एनर्जी, ऊर्जा संसाधन वाला पोर्शन आपको देखना है। और टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, परिवहन और आपका पर्यटन, ये आपको देखना है। इंडस्ट्रीज, उद्योग वाला जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से कवर करना है। यानी ज्योग्राफी के आपके मोटा मोटी देखें 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 टॉपिक हैं, 11 टॉपिक आराम से आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपका फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जो लास्ट पोर्शन है वो है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट। और इसमें आपको 3 तरीके से बांट रखा है। एक तो देखो जो आपका एजुकेशन मैनेजमेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, इसकी जो शुरुआती नींव है उस पर संबंधित क्वेश्चन होंगे। दूसरा पोर्शन इन्होंने डाला है एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, यानी राजस्थान के संदर्भ में इसका क्या रोल है, कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं और इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें। और तीसरा प्रोविज़न डाल रखा है आरटी 2011 का, राइट टू एजुकेशन 2009 का, 2011 की बात कर रहे हैं, 2009 का, वो आपको पढ़ना है। इन तीनों से मिला के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन, और बहुत आसान है। एजुकेशन मैनेजमेंट में कंसेप्ट अर्थ हो गया, फंक्शन इनके कार्य हो गए, प्रिंसिपल सिद्धांत वगैरह हो गए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, सुपरविजन हो गए, ये सारी चीज़ें, लीडरशिप स्टाइल ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, तो ये आसान चीज़ें हैं। प्लानिंग वगैरह, नियोजन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी आ जाती हैं। एजुकेशनल सिनेरियो में आपको देखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन फॉलोइंग प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे राजस्थान में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कैसा उनका संगठन है, वो चीज़ें। और इसमें आपको SCRT अपने राजस्थान की बात करें तो RSCRT, तो इसी तरीके से आपके BSER, IASE उच्च शिक्षा संस्थान, डाइट वगैरह होगी 33 डाइट। अभी तो ज़िले और जुड़ जाएंगे तो और डाइट बढ़ जाएंगी, लेकिन जब तक एग्ज़ाम जब तक नहीं बन रहे हैं तब तक तो अपने 33 डाइट जो हैं उनका ही आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही RSOS जो ओपन स्कूल वगैरह हैं वो है, RSTB जो किताबें वगैरह छपवाते हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ ही SIQE, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है सारी चीज़ें,
स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन, इसका पूरा नाम, किस वर्ष से ये लागू है, कौन सी कक्षा के लिए है ना, इनको मिला के बनाया गया है। तो इसमें दीक्षा हो गया, दीक्षा राइज हो गया, दीक्षा राइज ही है, राजस्थान के संदर्भ में दीक्षा राइज ही पढ़ना है, स्माइल पढ़ना है इसमें आपको। शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और SSA यानी समग्र शिक्षा अभियान, ये आपको एजुकेशन सिनेरियो ऑफ राजस्थान के संदर्भ में देखना है। और RT 2009, ये तो बहुत ईजी है, इसके जो प्रोविज़न है RT 2009 आराम से आप कवर कर सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सिलेबस था। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें एक एक मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं और इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी अब आपके मन में कोई सवाल है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। किताबों के लिए फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन सी पढ़ें, वो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एक साथ सारी किताबें जो हैं वो बता देंगे। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दी है, बाकी पढ़ने का जो शेड्यूल है वो आपको सेट करना है, किस तरीके से क्या क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये सिर्फ मैंने एक सिलेबस का आइडिया दिया है, फ्रेशर बच्चों के लिए आसान थोड़ा किया है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खमा गणी, राम राम, बाय बाय, टेक केयर।